डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक हाउ टू पास एनआरई स्टेप 1। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ सोर्सेज के किस तरह से हमने एनआरई स्टेप 1 को पास करना है। मैंने कौन से सोर्सेज पढ़े थे वो मैं आपको बताऊंगा, और आप लोगों ने कौन से सोर्स पढ़ना है, ठीक है, कौन से सोर्सेज स्टडी करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो क्या है, बेस्ट सोर्स जो है सबसे बेहतरीन जरिया वो हार्ड एंड स्मार्ट वर्क है। ठीक है, आपने ये बात नोट करना है कि मेहनत करना है। आप लोगों का एग्जाम है, आपने एमबीबीएस लाइफ में पढ़ा नहीं है, तो आपने कम से कम 3 महीने, आपका आपने जो है एग्जाम के लिए बैठना है। आपने सब कुछ छोड़ना है, इतना मुश्किल एग्जाम भी नहीं है, लेकिन आपने ये करना है कि थोड़ा सा सीरियस होना है। इस तरह नहीं होता कि आप अक्सर लोग सोचते हैं कि बाई चांस मैं पास हो जाऊंगा, ये ऐसा नहीं है। आप लोग खुद पता चलेगा कि मैं अब एग्जाम पास करने वाला हूँ। अपने दिल में आप लोगों को फील होगा कि अब मैं इस लायक हूँ कि मैं एग्जाम पास करूँ। और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किस तरह करना है। तो आप लोगों ने हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क मैंने आप लोगों को बताना है कि वो किस तरह से करना है, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपने अगर स्टडी किए तो आप लोग जो है इसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो सोर्सेज पे आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। लेकिन आपने क्या करना है, इसके लिए बैठना है, आपने अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें निकालने हैं। इस तरह भी नहीं है कि आप परमानेंटली निकालें, लेकिन आपने इस एग्ज़ाम को थोड़ा सर पे लेना है और इसके लिए थोड़ा फिक्र करना है। ठीक है, तब आप लोग एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एग्ज़ाम को किस तरह से पास किया था, वही चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सोर्सेज भी जो है वही बताऊंगा। तो मैंने अपनी मेहनत की थी, मेहनत के ज़रिए से पास किया था। अगर मैं समझता हूँ अगर मेहनत नहीं करता तो मुश्किल से मैं पास कर लेता, तो मुश्किल होता अगर मैं पास कर लेता। सोर्सेज के तरफ डायरेक्टली आते हैं। सोर्सेज में हमारे पास सबसे मेन जो सोर्स हैं, इन सोर्सेज जो मेन सोर्स हैं वो है हमारे पास फर्स्ट एड का बुक, जो फर्स्ट स्टेप 1 है। ठीक है, जो स्टेप 1 बुक है वो सबसे बड़ा सोर्स है। इसमें आपने क्या करना है, जितने भी सिस्टम है वो सबसे पहले करने हैं, और स्टेप 2 सीखे। ये भी मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेप 1 भी पढ़ ले, अच्छी तरह से पढ़ ले, इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर कर ले, तो अगर स्टेप 2 ना भी कर ले तो भी जो है एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आपके पास टाइम है, अभी आप एमबीबीएस के 3rd-4th ईयर में हैं, तो आपने क्या करना है, स्टेप 1 के साथ साथ स्टेप 2 भी पढ़ना है। तो यहाँ पे टाइम आप लोग खुद अपनी लिहाज से देख ले। अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको एग्जाम के लिए 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, टाइम कम है, तो आपने उस हिसाब से जो है सोर्सेज को अपने लिए सेलेक्ट करना है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3rd ईयर, 4th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, मतलब कि आप लोग के लिए अभी टाइम है। अगर 5 महीने, 6 महीने से ज़्यादा टाइम है तो स्टेप 2 जो है भी साथ में पढ़ ले। फर्स्ट एड स्टेप 1 और इसके साथ फिर सिस्टम वाइज डायरेक्टली स्टेप 2 सीखे पढ़ ले, और फिर एमसीक्यूज किया करे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एड हैं वो हैं फॉर ऑल सिस्टम्स एम्ब्रियोलॉजी, यानी जितने भी सिस्टम है उनकी एम्ब्रियोलॉजी। एनाटमी बट नॉट सो मच, एनाटमी स्टेप 1 में इतना ज़्यादा नहीं है उनके लिए। एनाटमी के लिए मेरे पास एक और सोर्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिजियोलॉजी ठीक है, इसमें आ सकते हैं। इफ़ यू वांट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन आल्सो स्टडी बीआरएस फिजियोलॉजी। ठीक है, तो बीआरएस फिजियोलॉजी भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अ टाइम। तो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव टाइम आप लोग बीआरएस फिजियोलॉजी भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं तो स्टेप 1 भी मोर देन एनफ है। पैथोलॉजी जो है स्टेप 1 में ठीक है, काफ़ी है। फार्माकोलॉजी तो मैं कहता हूँ बिल्कुल फार्मा जो है, अगर आप स्टेप 1 का सही से याद कर ले, ये भी मुश्किल से आप लोग याद करेंगे क्योंकि ये भूल जाते हैं। और साथ में जो मेडिसिन है वो जो मैंने स्टेप 2 सी के बताया उसमें जो है मेडिसिन, लेकिन अगर आप स्टेप 1 सही तरीके से पढ़ ले तो भी जो है मेडिसिन इसमें भी कवर हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेप 1। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टेप 1 को ऐसे पढ़ना जिस तरह एक टीचर को आता है। ठीक है, आपने इस तरह सीखना है जिस तरह एक टीचर को आता है, यानी इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। अब आपका थोड़ा बेसिक होना चाहिए ताकि आपको स्टेप 1 जो है ईजी आ जाए। मैंने भी कोशिश की कि आप लोगों को ईजी बनाए हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे होगे। तो जो मेडिसिन है और जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो इधर से हो जाएंगे, लेकिन स्टेप 1 को आपने जो है सही से क्लियर करना है। अब यहाँ पे आते हैं पैथोलॉजी। अगर पैथोलॉजी स्टेप 1 से भी ठीक है, बट अगेन अगर आप लोग के पास टाइम है तो पैथोमा जो है पैथोलॉजी के लिए आप पढ़ सकते हैं साथ में। बट अगेन आप लोगों को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो कैटेगरी जिनके पास काफ़ी टाइम है, और वो जो है मोर देन 7-8 मंथ से ज़्यादा टाइम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं, मतलब एक 2 सोर्सेज जो हैं वो हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने एक बार मतलब स्टेप 2 या पैथोमा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अपने साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोट कीजिए कि कभी भी अपने लिए कंफ्यूजन ना बनाए। कभी जब भी अपने सोर्स यूज़ करना है, हमेशा के लिए एक सोर्स को यूज़ करें और इस सोर्स को बार बार रिवाइज करें और इसके ऊपर एमसीक्यूज करें। दिस इज द बेस्ट वे एंड स्मार्ट वे। इधर से जो मेडिकल लाइफ है, मेडिकल जो बुक्स हैं वो मुश्किल होते हैं और वो भूल जाते हैं। हमारा सिर्फ स्टडी तो नहीं होता और काम भी होते हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 19 सब्जेक्ट हैं टोटल, कम से कम 12-13 सब्जेक्ट्स इस तरह है जो हमने एनआरई स्टेप 1 के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर आप इन स्टेप में, अगर इन सब्जेक्ट्स में
अपने लिए 1, 2, 3 सोर्स यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए तो आपके लिए मुश्किल होगा, और स्मार्ट का जो यहाँ पे लफ्ज़ था वो आपके स्टडी से निकल जाएगा। तो हमेशा के लिए ट्राई टू फोकस ऑन वन सब्जेक्ट, ऑन वन सोर्स फॉर वन सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक कोशिश करें कि एक सोर्स यूज़ करें, उसको अगर आप सही तरीके से सीख ले तो आपको दूसरी सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एनाटमी जो है स्टेप 1 में ठीक नहीं है, सो शार्ट टाइम, बहुत शार्ट टाइम। तो इसके लिए आपने फिजियो एनाटमी का एक नोट है, नोट्स जो होते हैं वो आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अफरा तफरी पे भी आप मिल सकते हैं। तो फिजियो एनाटमी जो है वहाँ आप एनाटमी सीख सकते हैं, जो शॉर्टकट भी हैं, लेंथ भी नहीं है फॉर एनआरई स्टेप 1। मैंने खुद भी जो है फिजियो एनाटमी से पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें जितने भी एनआरई में जितने भी एमसीक्यूज थे वो इसी से आए थे, जो मेन चीज़ें थे वो इसमें कवर हुए थे। इसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है, पीज एंड ओब्स एंड गायनी, ठीक है। वो जो हैं 14 एमसीक्यूज वाले जो हैं बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो मेडिसन और ये तो स्टेप 2 सी के में भी कवर हैं, ठीक है। स्टेप 2 सी के में जो है पीड्स और गायनी हैं वो आप लोग सही तरीके से सीख ले तो ए मोर देन एनएफ है। लेकिन अगर आपके पास अगेन टाइम है तो डिम्स के जो नोट्स हैं वो उम्मीद है कि आप लोग के पास हो गए या किसी दोस्त से मंगवा ले, तो डिम्स के जो हैं या खरीद ले, जो मतलब देते हैं डिम्स अकेडमी वाले, तो डिम्स के जो नोट्स हैं उसको भी एक रीडिंग दे दे फॉर पीड्स एंड गायनी। स्पेशली पीड्स को अगर आप दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। गायनी पीड भी डिम्स का थोड़ा लंबा है, तो ये जो है स्टेप 2 सी के काम मोर देन एनएफ है। अब आते हैं सर्जरी और साथ में छोटा सा आर्टो, लेकिन मेनली सर्जरी पे वो हैं कि प्लान सर्जरी को मैं डबल टिक दूंगा और डोगर सर्जरी को मैं 1 टिक दूंगा। तो अगर आपने अभी तक सर्जरी स्टार्ट नहीं की है तो आपके प्लान सर्जरी से स्टार्ट करें, अगर आपने स्टार्ट किए के प्लान से तो कंटिन्यू रखें, अगर आपने स्टार्ट किए हैं डोगर से तो भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक चीज़ यहाँ पे एक सोर्स से पढ़ा है और उसको फिर स्टॉप करें, और दूसरा इतना अच्छा नहीं है। जस्ट अगर आपने किसी भी सोर्स से अभी तक पढ़ा नहीं है तो पहले का प्लान से, अगर डोगर है तो डोगर को मैं 1 टिक देता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि डोगर जो है वो थोड़ा लेंथी बना हुआ है और उसमें जो है आप कंसाइज नहीं कर सकते, जो एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं वो मुश्किल होता है निकालना। अब यहाँ पे एक और सोर्स को मैंने डबल टिक दिया है और वो है डिम्स की सर्जरी। डिम्स के जो सर्जरी के नोट्स हैं वो भी आप खरीद ले और उनको जो है एक बार ज़रूर रीड दे दे, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें जो है मेन जितनी चीज़ें हैं, मैंने जो खुद टेस्ट किया था उसमें जो है काफ़ी चीज़ें आई हुए थे, क्योंकि उसने जो है टू द पॉइंट चीज़ें वो लिखी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट होता है और बंदे से भूलता नहीं, याद होता है। अब यहाँ आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री जो कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, वो आप लोग जो हैं अपने स्टेप 1 से भी पढ़ सकते हैं। आपने अगर स्टेप 1 से शुरू किया तो ठीक है, लेकिन अगर डिम्स का पढ़ना चाहते हो तो वो थोड़ा इजी है, आप लोग जो है थोड़ा याद रहेगा तो इजी है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोबियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, दैट इज स्टेप 1 से पढ़ ले, ठीक है। तो स्टेप 1 से जो है, और अगर आखिरी दिनों में हो तो आपको थोड़ा मेन पॉइंट्स पे जो है रिविजन दे दें। ईएनटी और आई, ये स्टेप 1 में जो सिस्टम के साथ है और स्टेप 2 सी के में जो सिस्टम के साथ है वही पढ़ ले, अच्छी तरह से सीख ले तो ये मोर देन एनएफ होगा। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन, ये 2 या 3 सब्जेक्ट्स हैं। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एक साथ होता है, और फिर कम्युनिटी मेडिसिन। इसमें आप अगर मेन पॉइंट्स हैं उसको रीड मेन पॉइंट्स एंड सॉल्व एमसीक्यूज के ऊपर, अगर आप मेन पॉइंट्स यानी वन लाइनर जो पॉइंट्स दिए होते हैं जो वो उसको अगर आप पढ़ ले और साथ में एमसीक्यूज कर ले तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो डिम्स के नोट को भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर टाइम ज़्यादा है, 1 ईयर से ज़्यादा है, तो आप डिम्स के नोट्स पढ़ ले। लेकिन अगर टाइम नहीं तो बस जस्ट इन सब्जेक्ट के लिए फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉर कम्युनिटी मेडिसिन जस्ट रीड मेन पॉइंट्स एंड सॉल्व एमसीक्यूज। फॉर साइकेट्री में भी 1-2 एमसीक्यूज आते हैं कभी कभी, तो इसके लिए अगर आप डिम्स के नोट्स देख ले तो वो ठीक है। अगर आपने साइकेट्री स्टेप 1 से स्टार्ट किया तो उसको जारी रखें, लेकिन अगर आप डिम्स के नोट उसमें जो है शार्ट शिज़ोफ्रेनिया वगैरह कुछ मेन डिजीज दिए हैं बस वो ठीक है, मोर देन एनफ है। अगेन वी है अनदर शार्ट सब्जेक्ट डर्मा जो स्टेप 1 में दिया है वो जो है साथ में सिस्टम के साथ जो दिया हुआ है उसके साथ पढ़ ले तो ये मोर देन एनफ है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये हमारे पास क्या थे, सोर्सेज थे। अगर अब एमसीक्यूज के लिए जो है मेडिकल का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले ले, उस पर आखिरी दिनों में खासकर अपने लिए एग्जाम रखा करे, और फर्स्ट एड मेडीज हैं इसको भी जो है रिवाइज करते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ मिस्टेक्स हैं उसको आप नोट किया करें, ठीक है। जो फर्स्ट एड मेडीज में ठीक है, ये 2 बेहतरीन सोर्सेज हैं फॉर एमसीक्यूज। इसके बाद जो है अगर एग्जाम के लास्ट 10 डेज हैं, इन द लास्ट 10 डेज मस्ट रिवाइज फर्स्ट एड ऑल सिस्टम। एग्जाम के अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो कहते हैं कि आखिर दिनों में एमसीक्यूज करे, बस सिर्फ एमसीक्यूज। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने आखिरी दिनों में जो स्टेप 1 बुक था उनको रिवाइज किया हुआ था। तकरीबन 5-6 दिन में मैंने एमसीक्यूज को कम किए थे और ये जो बुक था वो मैंने ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि एमसीक्यूज इस तरह होते हैं कि अगर आप एक बार एक सब्जेक्ट के ऊपर कर ले तो वो हमेशा के लिए याद रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है बंदे को याद रहता है। लेकिन बुक जो होता है वो भूल जाता है। तो मैंने आखिरी दिनों में जो सिस्टम रिवाइज किए थे, आप लोग मान ले कि एग्ज़ाम में वो उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, क्योंकि वो नए जो चीज़ें बंदा भूल जाता है ना, तो मुझे जो है मैंने उसको रिवाइज किए थे तो मुझे जो है याद थे। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपने जो है इसके लिए पढ़ना है।
तो एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या है, हार्ड वर्क है, और इसके बाद जो है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क आपने खुद करना है, और स्मार्ट वर्क जो है आप इन सोर्सेज को बस कवर कर ले तो इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो है हमारे पास क्या है, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज होता जाता है, तो आपने जो एमसीक्यूज़ तो करने हैं लेकिन साथ में बुक ज़रूर पढ़ना है। बुक एक ऐसा चीज़ होता है जो आप किसी भी एमसीक्यूज़ को इससे सॉल्व कर सकते हो। कभी-कभी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो नहीं आते, सारे एमसीक्यूज़ न्यू होते हैं, तो वो आपके लिए क्या होता है, बुक ज़रूरी होता है ताकि आप किसी भी एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हो, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ पास्ट पेपर पे लगे रहते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। आपने हर तरफ ध्यान रखना है कि इन केस अगर ऐसा एग्ज़ाम आ जाए इस बार कि इसमें पास पेपर ना हो, तो क्या होगा कि आप जो है उसको हल नहीं कर पाओगे और इसलिए आपको मुश्किल होगा। सो ऑलवेज रीड बुक। सो उम्मीद है आपको जो है मेरी ये सोर्सेज आपको फ़ायदा देगी। इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और इसके बाद एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियो के लिए मैं मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरे जो एनआरई स्टेप 1 है और जो स्टेप 2 है वो मैंने दोनों क्लियर किए हुए हैं अल्लाह के फजल करम से और मेहनत से। तो आप लोग भी इस तरह क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोग क्लियर नहीं कर सकते, बस एक चीज़ करना है, वो क्या है, मेहनत है। आप लोगों ने मेहनत ज़रूर करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।